आज हम लोग हमारा इतिहास और नागरिक जीवन की कक्षा 7 पाठ 4 का अध्ययन करेंगे। तुगलक काल। तुगलक काल का शासन कब से कब तक रहा? हम यहाँ देखते हैं कि 1320 ईस्वी से लेकर के 1412 ईस्वी तक। तुगलक काल का सबसे पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक, जो कि 1320 ईस्वी से लेकर के 1325 ईस्वी तक जिसका शासन रहा। खिलजियों के बाद मध्यकाल में तुगलकों का शासन हुआ। उन्होंने साम्राज्य की सीमा का विस्तार किया व एक चुस्त प्रशासन दिया। तुगलक शासक जानते थे कि ज़्यादा करों से प्रजा में असंतोष की वजह से विद्रोह होता है। यदि ज़्यादा कर जनता के ऊपर लाद दिया जाए या भार दे दिया जाए तो उसमें विद्रोह हो जाता था। अतः उन्होंने करों को अधिक नहीं बढ़ाया तथा कृषि को प्रोत्साहन दिया, खेती को प्रोत्साहन दिया और शांति व्यवस्था बनाई। तुगलक वंश का प्रथम शासक गयासुद्दीन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 ईस्वी से लेकर 1351 ईस्वी तक। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक 1325 ईस्वी में सुल्तान बना। मोहम्मद तुगलक की क्या योजनाएं थी, आइए हम देखते हैं। सुल्तान ने साम्राज्य की प्रगति और सुव्यवस्था के लिए कई नवीन योजनाएं चलाई जिससे आर्थिक सुधार हो सके। सुल्तान के द्वारा चलाई गई ये योजनाएं प्रायः असफल रही क्योंकि उसने उनको सही तरीके से लागू नहीं किया। ये योजनाएं निम्नवत थीं। जो सुल्तान ने योजनाएं चलाईं वो निम्नवत थीं। सबसे पहली योजना थी दोआब में कर वृद्धि। राज्य की आय बढ़ाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने गंगा एवं यमुना के बीच समृद्ध एवं उर्वरक भूमि, जो कि दोआब कहा जाता था, में कर बढ़ाने का एक प्रयोग किया। उसने वहां भूमि कर में वृद्धि की तथा कुछ अन्य करों की भी वसूली शुरू कर दी। जिस समय यह कर लगाया गया उस समय यहां भयानक अकाल पड़ा था, किंतु निरंकुश शासक के भय से अधिकारियों ने सुल्तान को इसकी जानकारी नहीं दी एवं बढ़े कर की वसूली जारी रखी। अतः खेती बर्बाद हो गई तथा किसान अपने घर छोड़कर जंगलों में छिप गए। इन कारणों से लोगों ने कर देने से इनकार कर दिया और विद्रोह कर दिया। बाद में सुल्तान ने राहत के लिए बीज व ऋण की व्यवस्था भी की, किंतु तब तक विलंब हो चुका था। अतः सुल्तान की कर बढ़ाने की योजना असफल हो गई। जो सुल्तान ने दोआब में कर लगाया था वह असफल हो गई। राजधानी में परिवर्तन। सुल्तान ने राजधानी में भी परिवर्तन कर दिया। राजधानी परिवर्तन वास्तव एक द्वितीय राजधानी की योजना थी। मोहम्मद तुगलक के शासन काल तक दिल्ली सल्तनत का राज्य एक बड़े साम्राज्य का रूप धारण कर चुका था। इसमें मालाबार को छोड़कर दक्कन के सभी राज्य जुड़ चुके थे। अतः दक्षिण के इन राज्यों को कुशल प्रशासक देने के लिए द्वितीय राजधानी की योजना बनाई गई। मानचित्र में आप देख सकते हैं। मानचित्र देखकर दिल्ली व देवगिरी का पता लगाइए कि कितनी दूरी है। यहाँ आप मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य देखिए। अब यहाँ जो है आप मानचित्र में देखिए, दिल्ली यहाँ है, दिल्ली देख रहे हैं और दिल्ली से राजधानी जो है मोहम्मद बिन तुगलक देवगिरी यानी दौलताबाद, जो उस समय दौलताबाद रखा गया। ये मैप के माध्यम से देख रहे हैं कि कितनी दूरी है दोनों की, दिल्ली और दौलताबाद। यहाँ ये जो आप देख रहे हैं इस कलर में, ये मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य है। मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य, और वे स्वतंत्र राज्य जो मोहम्मद तुगलक के साम्राज्य में शामिल नहीं थे। जैसे ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक के गुजरात का ये शामिल नहीं था क्षेत्र, आप देखिए जो है। और इस तरह से
दिल्ली से दौलताबाद। सुल्तान ने दिल्ली के स्थान पर देवगिरी को राजधानी बनाने का विचार बनाया। देवगिरी का प्राचीन नाम बदल करके दौलताबाद रखा गया। दिल्ली से दौलताबाद जाते समय लोगों को रास्ते में कष्ट न हो, इसलिए राज्य द्वारा सुविधाएं भी दी गई थी। रास्ते का कष्ट तथा दौलताबाद की जलवायु दिल्ली वासियों को रास नहीं आई। रास्ते में इतनी परेशानी हुई और वहाँ की दिल्ली वास जो दौलताबाद की जलवायु थी वो दिल्ली वासियों को रास नहीं आई। वे वहाँ से दिल्ली वापस आना चाहते थे। दक्षिण का रहन सहन, खान पान, वेशभूषा तथा मौसम आज दिल्ली से भिन्न था, मतलब उसके अनुकूल नहीं था जो वहाँ लोग गए थे। करीब 2 वर्ष बाद सुल्तान ने दौलताबाद छोड़ने का निर्णय लिया। उसे महसूस हुआ कि जैसे दिल्ली से दक्षिण पर नियंत्रण कठिन है, उसी प्रकार दक्षिण से दिल्ली पर नियंत्रण रखना कठिन है। इस प्रकार सुल्तान की द्वितीय राजधानी की योजना भी असफल हो गई। इसी प्रकार अंग्रेजों ने भी दिल्ली के साथ शिमला को अपनी द्वितीय राजधानी के रूप में विकसित किया था। होली के बाद दिल्ली की भीषण गर्मी से बचने के लिए वह शिमला चले जाते थे और वहीं से प्रशासन की देखरेख करते थे। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सांकेतिक मुद्रा का यह मोहम्मद बिन तुगलक का तीसरा फैसला था, जिसमें सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन की योजना बनाई। उस समय विश्व में चांदी उत्पादन में काफ़ी कमी आ गई थी। उस समय चांदी के सिक्कों का प्रचलन था। सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर मिश्रित धातु के सिक्के चलाने का आदेश दिया। इन सिक्कों का मूल्य चांदी के सिक्कों के बराबर ही माना गया। ये आपके सांकेतिक मुद्रा यहाँ दिखाया गया है। सांकेतिक सिक्कों के प्रचलित होते ही लोगों ने जाली सिक्के बनाना शुरू कर दिया। थोड़े ही दिनों में सिक्कों की भरमार हो गई। विदेशी व्यापारियों ने सिक्कों को लेना बंद कर दिया, अतः भारत की चांदी यहाँ से बड़ी मात्रा में बाहर जाने लगी। सुल्तान ने सांकेतिक सिक्के बंद कर दिए। इन सिक्कों के बदले राजकोष से चांदी के सिक्के दिए गए। सांकेतिक मुद्रा तांबे एवं पीतल के मिश्रित सिक्कों। सांकेतिक मुद्रा जो है जिस धातु से बनाई गई थी वो तांबे एवं पीतल की मिश्रित धातु थी, पर यदि कोई राज चिन्ह अंकित होता है और सरकारी टकसाल पर उचित नियंत्रण होता तो शायद यह स्थिति न आती। इस योजना से राजकोष पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। सुल्तान अपने शासन के अंतिम काल में राज्य की आंतरिक अशांति से परेशान रहा। उत्तर एवं दक्षिण दोनों भागों में विद्रोह शुरू हो गए। केंद्रीय शासन प्रणाली होने के कारण सुल्तान स्वयं दोनों स्थानों पर पूर्ण नियंत्रण न रख सका। दक्षिण में 2 नए राज्यों विजयनगर राज्य तथा बहमनी राज्य का उदय हुआ। पूर्व में बंगाल स्वतंत्र हो गया। सुल्तान अपने शासन के अंतिम 16 वर्षों तक विद्रोहों को शांत करने में एक तरफ से दूसरी तरफ भागता रहा। सिंध में विद्रोह के समय मोहम्मद बिन तुगलक बीमार पड़ा और 1351 ईस्वी में यहाँ उसकी मृत्यु हो गई। अब नीचे जो शासक हैं फिरोज शाह तुगलक, ये भी तुगलक वंश के ही शासक है। फिरोज शाह तुगलक का शासन 1351 ईस्वी से 1388 ईस्वी तक रहा। 1351 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक की मृत्यु के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज तुगलक दिल्ली का सुल्तान बना। मोहम्मद तुगलक के शासन के अंतिम काल में साम्राज्य की विभिन्न भागों में बार बार विद्रोह हो रहे थे, अतः गद्दी पर बैठते ही सुल्तान के लिए पहली समस्या यह थी कि विद्रोहों को शांत कर साम्राज्य के विघटन को कैसे रोका जाए कि साम्राज्य विघटन उसमें न हो। इसके लिए उसने अमीरों, सेना तथा उलेमा वर्ग को संतुष्ट करने का प्रयास किया और इस्लाम के नियमों के अनुसार राज्य प्रशासन चलाया। जो इस्लाम के नियम थे उसके अनुसार उन्हें राज्य चलाया। सुल्तान ने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए कोई सैनिक अभियान नहीं किया। जो भी आक्रमण किए गए वह साम्राज्य की रक्षा के लिए किए गए। उसने उन्हीं प्रदेशों को अपने पास रखने की कोशिश की जिनका प्रशासन केंद्र से आसानी से हो सकता था। उसका शासनकाल जन कल्याणकारी कार्यों के लिए प्रसिद्ध था।
फिरोज शाह तुगलक ने लोकहित के कार्य किए। कृषि की सिंचाई हेतु उसने कई नहरों का निर्माण कराया, जैसे यमुना नहर, सतलज नहर आदि, जिनसे आज भी सिंचाई होती है। इससे कृषि की उन्नति हुई। बंजर भूमि से प्राप्त आमदनी को धार्मिक एवं शैक्षिक कार्यों में खर्च किया। सुल्तान ने जौनपुर, फिरोजपुर तथा फिरोजाबाद आदि नए नगरों की स्थापना की। उसने प्रजा के लिए सरायों, जलाशयों, अस्पतालों, बगीचों तथा पुलों का निर्माण एवं मरम्मत करवाई। दीवाने खैरात विभाग की स्थापना की, जिससे विधवाओं, अनाथों एवं लड़कियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता दी जाती थी। दीवाने खैरात से सरकारी खर्च पर योग्य वैद्यों द्वारा औषधियां एवं भोजन दिए जाने की व्यवस्था की थी। बेरोजगार लोगों को नौकरी देने हेतु उसने सर्वप्रथम एक रोजगार कार्यालय स्थापित किया। पूर्ववर्ती शासकों द्वारा दी जाने वाली कठोर यातनाओं को बंद किया। लोकहित के कार्यों के कारण फिरोज तुगलक को याद किया जाता है। तुगलक वंश के अंतिम सुल्तान की मृत्यु के बाद खिज्र खां, जिसको तैमूर ने पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया था, ने दिल्ली पर अधिकार कर 1414 ईस्वी में सैयद राजवंश की स्थापना की। यहाँ कुछ दिए गए हैं बाल मेला प्रतिभागी, कौन बाल मेले का आयोजन कहाँ होता है, कहाँ स्थान है, उपलब्ध साधन का कौन से, अनुमानित व्यय क्या होता है, क्या वास्तव में बाल मेला करवाना व्यवहारिक था या नहीं था या करना चाहिए, वास्तविक व्यय अनुमानित व्यय से कितना अधिक रहा, प्राप्त अनुभव के आधार पर जैसे नोट। विद्यालय में ये मेले किए जा सकते हैं। विद्यालय में जिस प्रकार बाल मेले का आयोजन किया जाता है उसी तरह स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य शिविर में स्वच्छता की अवधारणा एवं आवश्यकता, अस्वच्छता के कारण होने वाली बीमारियों तथा उनके रोकथाम के लिए उपायों के बारे में जाना जा सकता है और बच्चों को इसकी जानकारी दी जा सकती है। अब जैसे कुछ अन्य चीज़ें हैं और भी जानिए। फिरोज तुगलक ने अशोक के 2 स्तंभों को दिल्ली मंगवाया और उसमें से एक को अपने राजमहल के परिसर में लगवाया। फिरोज शाह कोटला में स्थित अशोक स्तंभ की ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसिप ने पढ़ा था। स्वच्छता के 7 आयाम: मानव मल का सुरक्षित निपटान, व्यक्तिगत स्वच्छता, पीने के पानी का रख रखाव, घर एवं भोजन की स्वच्छता, कूड़ा करकट का सुरक्षित निपटान, बेकार पानी की निकासी, ग्रामीण स्वच्छता। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।